सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो इस वाले वीडियो के लिए मैंने कम्युनिटी पोल किया था जिसमें 75% से ऊपर स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि हम सैनिक स्कूल के पेपर को देखते हुए जीके के एक वीडियो बनाएं जिसमें क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के वैसे क्वेश्चन हो जैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। तो गाइस, ये वाली वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। पर सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने देखा आप लोग में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया जीके आता है पेपर में या नहीं आता है। तो दिमाग में क्लियर कर लीजिए, चूँकि क्लास 6 के पेपर में तो जीके का एक अलग पोर्शन ही होता है जिसमें साइंस और एसएसटी छिपे भी होते हैं, और क्लास 9 के पेपर में साइंस और एसएसटी का जो पोर्शन होता है उसी में जीके के 5-5 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन या 6-6 क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो आपके दिमाग में मेरी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि चाहे क्लास 6 हो चाहे क्लास 9 हो, पेपर में जीके तो रहेगा ही रहेगा। तो गाइस, चलिए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ वाइडली नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो सैनिक स्कूल का मैथ का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन ये दे हु इज़ वाइडली नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप ये थोड़े ना बोलेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, जीके तो आने ही नहीं वाला था। तो जीके के क्वेश्चन छिपे रहते हैं, ठीक ना। तो आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा है आइंस्टीन, तीसरा है आर्किमिडीज और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, बहुत लोग आप लोग में से सोच रहे होंगे आर्यभट्ट को मार दें क्योंकि भैया जीरो के आविष्कारक हैं। तो नहीं, आर्यभट्ट नहीं है, ठीक है। और आइंस्टीन का भाई जितना भी योगदान है, ठीक है, तो आइंस्टीन जो है वो साइंस के फील्ड में आते हैं, ठीक है ना। आइंस्टीन का एक बहुत बड़ा योगदान है अपने फिजिक्स में, ठीक है। और आपको बता दूं, ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, तो ऑल ऑफ दिस कैसे हो जाएगा? तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आर्किमिडीज जो है वो क्या है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स है। आर्किमिडीज का एक और योगदान है बहुत बड़ा। अभी आप आएंगे आगे तो आप लोग पढ़ेंगे 9th में कि आर्किमिडीज जो है फ्लूइड प्रेशर में अपना आर्किमिडीज लॉ दिए हैं, ठीक है ना। वो वॉल्यूम वगैरह पे है कि कितना पानी बाहर जाएगा कितना पानी अंदर आएगा। वो अभी आप लोग जब आगे आएंगे तो आप लोग उस बात को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हु इज़ वाइडली नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत लोग इसमें मार देते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्यों मारते हैं? लोगों को लगता है कि अरे भाई जीरो के आविष्कारक हैं, जीरो बनाए हैं तो यही होंगे। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के वाइडली नोन एज फादर ऑफ कौन है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स तो आर्किमिडीज होंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्लास 6 में एक बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो आपके दिमाग में 4 ऑप्शन मतलब पेपर में दिया होगा। पहला तो है वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, दूसरा है वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी, तीसरा है वर्ल्ड वाइड फाइडेलिटी और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो अगर आपको आ रहा हो या फिर आपको सोचना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ही वर्ल्ड ऑफ फेडरेशन होगा ना ही वर्ल्ड ऑफ फैसिलिटी होगा, ठीक है ना। और जब ये दोनों नहीं होगा तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि नॉन ऑफ दीज जो आता है वो बहुत ही कम, बहुत ही, देखिए कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जो बहुत रेयर केस में आते हैं। मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारे। हालांकि ये सही बात नहीं है, आपको आप इतना पढ़िए कि आपको तुक्का मारने की ज़रूरत ना पड़े। बट इन द केस मैं एट लास्ट टाइम में जब सैनिक स्कूल की परीक्षा बहुत नज़दीक होगी तो मैं वीडियो डालूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, कि तुक्का कैसे मारे, तो मैं आपको उसमें बताऊँगा। ये जो नॉन ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है ना। लेकिन बोथ वाला जो होता है, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ये कई कई केस में होता है। इसकी जो चांसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड फाइडेलिटी, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड फाइडेलिटी वाईफाई का क्या है? फुल फॉर्म है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? हम लोग डेली सुनते रहते हैं, भाई वाईफाई दोगे थोड़ा, भाई मैं अपना वाईफाई ऑन करके कनेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे में से। हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बट इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड फाइडेलिटी, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड फाइडेलिटी इज कॉमनली नोन एज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, हमारे ये वाला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड दैट पेंसिलिन किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया कि जो पेंसिलिन है ये क्या करता है कि बैक्टीरिया को ये किल कर देता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हेमिस्फेयर, फेडला क्लाउन और फिर निकोसा टेरगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सोचना हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अदरवाइज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझिएगा, निकोसा ना ही निकोसा टेरगा है, ना ही फेडला क्लाउन है, ना ही रॉबर्ट हेमिस्फेयर है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट पेंसिलिन किल्स बैक्टीरिया। आप 3-4 बार दिमाग में रट लीजिए, याद कर लीजिए, मेमोरी में फिट
कमेंट कीजिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, ये बताया था, ये डिस्कवर किया था दैट पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया, दैट पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया। ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि लगभग पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप ये नोट कर लीजिए या फिर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लास 6 में 3 बार पूछा जा चुका है कि भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। सरदार पटेल थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर थे। अब समझिएगा जरा, सरदार पटेल नहीं थे। ये कौन थे? सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया थे। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आया क्या कि हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि लौह पुरुष, आयरन मैन मीन्स लौह पुरुष, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इनको एक उपाधि मिली थी, जैसे महात्मा गांधी को मिली है बापू की, वैसे इनको मिली थी आयरन मैन ऑफ इंडिया की, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। भीमराव अंबेडकर जो थे, ये इनको कहा जाता है संविधान का जनक और जननी दोनों। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, संविधान का जनक और जननी किसे कहा जाता है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी कहा जाता है। और दूसरी बात, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी उठता है कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो तब भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन था, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अपने भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्लास 9th के एसएसटी में पूछा जा चुका है कि विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर एंड गन पाउडर, ठीक है ना। कौन सी वो कंट्री है इन चारों में से जो कि क्या की है, पेपर और गन पाउडर दोनों का क्या किया, इन्वेंट किया, आविष्कार किया, यानी उसको वहीं पहली बार पाया गया, पहली बार वहीं पे खोजा गया। तो देखिए आपको पता होना चाहिए यूएसए नहीं होगा। और अगर इंडिया की बात आती है तो इंडिया में बहुत चीज़ मिला है। अपने जिस शैम्पू से हम नहाते हैं, अब सुबह सुबह अपने बालों में हम शैम्पू लगाते हैं, वो अपने देश इंडिया में ढूंढा गया था। एक प्राउड की बात है, ठीक है। हम जो शर्ट में बटन लगाते हैं वो अपने देश इंडिया में ढूंढा गया था। बट ये जो पेपर और गन पाउडर है ये अपने देश में नहीं ढूंढा गया था, ये ढूंढा गया था चाइना में, ठीक है। ये चाइना में ढूंढा गया था, ये चाइनीज़ लोग इसको ढूंढे थे। तो इसके बाद का ऑप्शन रसिया भी क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से 2 और क्वेश्चन याद करना है कि शैम्पू का आविष्कार भी भारत में हुआ था और शर्ट के बटन का आविष्कार भी भारत में हुआ था। वैसे तो बहुत चीज़ का आविष्कार भारत में हुआ था, ठीक है, लेकिन ये 2 थोड़े फेमस है इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि जो फेमस है वो तो आपको याद होगा, बट जो फेमस नहीं है वो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी आपको बताते चल रहा हूँ। तो देखिए पेपर और गन पाउडर का किसने आविष्कार किया था, चाइना ने, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, स्टूडेंट इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं पहले कंफ्यूज होता था बट अब मैंने भी इसे क्लियर किया है। देखिए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जान के सेलेक्ट किया है। देखिए पूछा है करेंट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यानी वर्तमान समय में माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। इससे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व में कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। और इसी से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, भारत की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, आपको याद होना चाहिए बछेंद्री पाल थी। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे करेंट हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट की करेंट हाइट क्या है, 8848 यानी कि 8848 मीटर, 8850, 8849 और 8860। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जो पहला वाला है 8848 ये पहले था, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पर्वतों की हाइट होती है वो घटते बढ़ते रहती है क्लाइमेट के अनुसार, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी साल जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया हो, तो टेम्परेचर ठंडा होने के कारण जो है बर्फ़ और जम गई हो, तो बर्फ़ जमे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत माइनर होता है। ये 8848 बहुत समय तक पहले था, लेकिन अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है ना। उसके बाद है 8807, 8860, तो भाई इतना भी नहीं बढ़ता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि 10-15 मीटर 50 मीटर बढ़ जाए, नहीं, थोड़ा सा माइनर बढ़ते हैं सब, ठीक है ना। उसके बाद बहुत लोग मानते हैं 8850 को। एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा।
देखिए बहुत लोग मानते किसको हैं 8,850 को, बट देखिए 8,850 नहीं होता है। हाँ, हालांकि अगर यहाँ पे 8,849 नहीं होता, अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो जाहिर सी बात है फिर हम 8,850 को ही मार देते हैं। लेकिन चूंकि उसकी करेक्ट हाइट है एक्यूरेट 8848.86 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 8,848.86 मीटर इतना ही है, ठीक है। तो उसको नियर अबाउट हम क्या मानते हैं 8849 मीटर्स, ठीक है। बट अगर 8849 नहीं रहता तो हम क्या मारते, तब उस कंडीशन में हम 8850 को मारते। बट यहाँ पे चूंकि 8849 मीटर है देन वी विल गो फॉर 8849 मीटर्स, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट की पहले लंबाई कितनी थी 8,848, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल है जो कि इस पर चढ़ी हैं, और इसकी पहले की हाइट 8,848 था, लेकिन इस समय 8,848.86 मतलब कि लगभग 8,849 मीटर इसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट है। तो इसी के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा, पूछ रहा है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश, इससे एक और विशेषता जान लीजिए, बांग्लादेश अपना मतलब कि पड़ोसी देश है जो कि अपने नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, ठीक है ना, बांग्लादेश, ठीक है। अब पूछ रहा है बांग्लादेश का नेशनल एंथम यानी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान था वो किसने लिखा है। पहला ऑप्शन सत्येंद्र वर्मा, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा समरदास, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो मैंने क्या बताया था, नॉन ऑफ दिस बहुत कम केस में होता है, ठीक है ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन दिया है हालांकि बहुत केस में होता भी है, बट मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा माइनर केस में ये नहीं होता है, मतलब सॉरी मेजर केस में नहीं होता है, बहुत ही माइनर केस में ये होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है, सत्येंद्र वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, समरदास, इन तीन पे हमको विचार करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको दो बातें बताऊंगा। पहला तो एशिया के पहले पुरुष थे जो कि नोबेल पुरस्कार जीते थे। क्या क्या आपको याद होना चाहिए, एशिया के फर्स्ट मैन थे हु वॉन नोबेल प्राइज, ठीक है ना, नोबेल प्राइज पाए थे, एशिया के पहले पुरुष थे, ठीक है। और दूसरा आपको पता ही होगा अपने देश का राष्ट्रगान लिखे थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जनाब बांग्लादेश का भी लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी लिखा था, ठीक है। तो ये वाला बात भी आपको आपके दिमाग में बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज द राइटर ऑफ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ये वाला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत लोग इसको नहीं मारते हैं, सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो चूंकि अपने देश का नेशनल एंथम लिखा है, बट नहीं, ये बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम इन्होंने राइट किया है, ये बात आपको दिमाग में लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जरा देखिएगा, अब बोल रहा है सुनामी। देखिए यहाँ पे एक और बात आप जान जाइए, ये सुनामी है ना, इसको बहुत लोग टी सुनामी पढ़ते हैं, नहीं, यहाँ पे टी साइलेंट होता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ये पता होगा, बट मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि इसको सुनामी पढ़ते हैं, इसको बोलते सुनामी है, बट इसको लिखते आगे इसके टी है, टी साइलेंट होता है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि सुनामी इज़ अ वर्ड इन विच लैंग्वेज, यानी ये वर्ड जनरली किस भाषा से निकला है, ठीक है, ये जनरली किस भाषा का शब्द है, ठीक है, ये पूछ रहा है। बोला है हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में नहीं, हिंदी में तो भाई हम लोग सुनामी हो चाहे कुछ भी आंधी तूफान बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में भी नहीं होगा, फ्रेंच में तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, फ्रेंच का वो अलग भाषा है, फ्रेंच में ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए जापानीज़, ये जापानीज़ भाषा से निकला हुआ है, क्या सुनामी किससे निकला हुआ है, जापानीज़ भाषा से। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जब भी कोई सुनामी बोले तो आपको पता क्या होना चाहिए कि ये कहाँ से डेराइव हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको पता होना चाहिए जापान से इसकी उत्पत्ति हुई है इस शब्द की, ठीक है। तो इसी के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी। आपको पता होना चाहिए कि चार मीनार हमारे देश में है, ठीक है ना। चार मीनार आप कह सकते हैं कि ट्राइब्यूट है, मतलब कि एक इमारत टाइप की है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये एक प्राचीन में जब पुराने समय में जो राजा महाराजा हमारे देश में आए थे तब उन्होंने चार मीनार को बनवाया था, ठीक है ना। तो पूछ रहा है ये किस सिटी में लोकेटेड है, यानी कि ये इंडिया में है, बट इंडिया के किस सिटी में लोकेटेड है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, कहाँ पे है, दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद और मुंबई। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर होता है हैदराबाद, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है बट ये क्लास 6 में पूछा जा चुका था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर होता है, इसका राइट आंसर होगा हमारा हैदराबाद, ठीक है ना, ना ही मुंबई ना ही अमृतसर। अब यहाँ जब अमृतसर आया तो मैं आपको बता दूँ अमृतसर का आपको पता होगा गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना, ये सिख लोग का है, ठीक है ना, पंजाबी भाई लोग का है, सिख भाई लोग का है, ठीक है ना। ये गोल्डन टेम्पल वो कहाँ पर है, वहाँ पर है, कहाँ पे, अमृतसर में। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे, जैसे
जैसे हिंदू का क्या होता है, मंदिर होता है, आपका मस्जिद होता है किसका, मुस्लिम का होता है, ठीक है ना। तो चर्च किसका होता है, ईसाई लोग का होता है, ठीक है, ईसाई भाई लोग का होता है। वैसे ही गुरुद्वारा किसका होता है, सिख लोग का होता है, ठीक है। तो जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो आप देखने को आपको मिलेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब रखी होती है, जिसको वो लोग अपना मतलब कि लास्ट गुरु मानते हैं, प्रेजेंट गुरु मानते हैं। इस टाइम का गुरु वो लोग किसको मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को। चूंकि मेरे भी दोस्त हैं तो मैंने जाकर, मुझे अच्छा लगता है, मैं मतलब जाके दूसरे के कल्चर जानने में मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो मैंने देखा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर जगह उसकी कॉपी रखी होती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, हर जगह गुरु ग्रंथ साहिब की फोटो कॉपी कह सकते हैं आप, या फिर लोकल बुक रखी होती है, रियल बुक नहीं। जो रियल में जिसको लिखा गया है, जो रियल में हाथों से लिखा गया है, उस बुक को ही कहाँ रखा गया हुआ है, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में उस बुक को क्या किया गया है, रखा गया है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होगा आपके दिमाग में, ये सब क्वेश्चन बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। तो इसी से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। बट मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सी ऐसी भाषा है जो कि सबसे अधिक लोग बोलते हैं पूरे विश्व में, ठीक ना, यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको बोलते हैं। कौन सी भाषा है, इंग्लिश, हिंदी, मंडारिन, चाइनीज़, ऑल ऑफ दिस। अब जरा समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखिए मैं आपको बहुत एक अच्छे चीज़ समझा रहा हूँ। ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि हिंदी आपको पता है, हिंदी केवल और केवल अगर आप माने एक तरीके से तो कुछ ही देश बोलते हैं, ठीक है ना। एक तो इंडिया में चलती है हिंदी, ठीक है, इंडिया के लोग बोलते हैं। चूँकि इंडिया में आपको पता होना चाहिए 1600 से ज़्यादा बोलियाँ हैं, क्षेत्रीय वगैरह मिला करके, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से में बोली जाती है मतलब हिंदी, ठीक है। और भी 2-4 देश है, बांग्लादेश है, इन सब में मतलब हिंदी बोली जाती है। नहीं, बांग्लादेश में तो लोग बांग्ला वगैरह बोली जाती है, ठीक है ना। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी तो भाई बहुत माइनॉरिटी में बोली जाती है, बट हमारे वहाँ हिंदी मेजॉरिटी में बोली जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश का तो भैया कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हिंदी से ज़्यादा भैया इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस तो इस हिसाब से बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। अब मुद्दा कहाँ फंस गया, अब मुद्दा फंस गया इंग्लिश और मंडारिन चीन में। तो आप लोग को भी लग रहा होगा इंग्लिश होगा, बहुत लोग को लग रहा होगा, बहुत लोग को इसका आंसर पता होगा। बट मैं आपको गाइस बता दूँ, हाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, दैट इज़ रियलिटी। इंग्लिश जो है वो एक बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे यूएसए में इंग्लिश चलती है, ठीक है ना, ब्रिटेन में इंग्लिश चलती है, ये बात रियलिटी है। बट सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मंडारिन चाइनीज़, ये चाइना में बोली जाती है, इसको नॉर्मली बोलते हैं मंडारिन। ये इंग्लिश से ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए, ये इंग्लिश से ज़्यादा बोली जाती है, आपको दिमाग में होना चाहिए। इंग्लिश इसका आंसर नहीं होगा, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी मंडारिन चाइनीज़ इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बिल्कुल बैठा लीजिए अपने दिमाग में, सबसे ज़्यादा कौन बोली जाती है, तो मंडारिन चाइनीज़, ठीक है। इंग्लिश से भी ज़्यादा है ये क्या है, इंग्लिश से भी ज़्यादा है। तो आपको दिमाग में ये वाला चीज़ फिट होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पहुंचना है। तो चलिए गाइस अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप भी मेरी तरह फुटबॉल के दीवाने हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर। देखिए क्या बोला है, विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप्स। बोला है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा फुटबॉल के वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है ना। बोला है बेल्जियम। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आप क्रिकेट, चूँकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं इंडिया में, तो क्रिकेट सबसे अधिक लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता होगा कि क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, क्रिकेट में भी एक वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही फुटबॉल भी एक गेम है, वो तो भाई सबको पता होगा, उसमें भी एक वर्ल्ड कप होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है पूरे विश्व में जितनी टीमें खेलती हैं उसमें जितनी भी टीमों ने मतलब कि अब तक वर्ल्ड कप खेला है, क्योंकि सभी टीमें वर्ल्ड कप नहीं खेलती हैं किसी भी मैच में, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, कोई भी चीज़ हो, सभी टीमें वर्ल्ड कप नहीं खेल सकती हैं। कुछ टॉप क्लास की टीमें होती है, जैसे आपको पता होगा नेपाल, अमेरिका, ये सब भी क्रिकेट खेलते हैं। अगर आपको न पता हो तो मैं बता दूं, लेकिन ये सब वर्ल्ड कप में प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा नीचे है। वैसे ही फुटबॉल में भी एक रैंकिंग होती है कि इतनी टॉप की टीमें ही मतलब कि क्या करेंगी, खेलेंगी वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो बोला है उतनी टीमों में किसने सबसे अधिक बार क्या किया है, वर्ल्ड कप को जीता है, ठीक है। तो बोला है कि किसने वर्ल्ड कप को सबसे अधिक जीता है, तो ऑप्शन है बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि ना ही बेल्जियम होगा, ना ही फ्रांस, ना ही इंग्लैंड। द आंसर विल बी ब्राज़ील। ब्राज़ील एक टीम है जिसने सर्वाधिक फुटबॉल के वर्ल्ड कप जीते हैं इन द वर्ल्ड टूर्नामेंट, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल, ठीक है। ये बहुत अधिक इन्होंने ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं। बट अभी मुझे क्लियर नहीं है, बट मुझे इतना लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब सबसे अधिक वर्ल्ड कप जीता है इन क्रिकेट। अब मुझे 100% श्योरिटी नहीं है भाई, ठीक है ना। मान लीजिए गलत हो गया तो आप लोग कमेंट में बोल लगोगे भाई क्या यार गलत बता रहे हो, ठीक है। लेकिन
वैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, शायद आप ये देख लीजिएगा, ये आपका समझ लीजिए एक होमवर्क है कि सबसे अधिक वर्ल्ड कप किसने जीते हैं इन क्रिकेट में सबसे अधिक किसने जीते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार जीता है, ठीक है। तो इसी के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। बोला है नेम द कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पिकल्स एंड जैम। बोला है आपको पता होना चाहिए प्रिजर्वेटिव क्या, थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। व्हाट इज़ प्रिजर्वेटिव? देखिए आपको पता कुछ अचार वचार नहीं होता है, जैसे छोले भटूरे खाएंगे ना उसके साथ एक अचार होता है, वो खट्टा खट्टा टाइप का होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है उसमें का गाजर, मतलब मुझे लगता है, सॉरी। तो देखिए अब बोला है ना कि प्रिजर्वेटिव, इसका मतलब मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं तो समझिएगा। जब आप अचार वगैरह को लेंगे जिसको आप मार्केट से खरीद के लाएंगे, तो आप उसको जब घुमा करके उसकी जब स्लिप पड़ेंगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। प्रिजर्वेटिव का नाम आपको बताएगा कि ये वाली प्रिजर्वेटिव को इसमें मिलाया गया है। अब प्रिजर्वेटिव मिलाया क्यों जाता है, तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी खाद्य पदार्थ को, किसी भी फूड सब्सटेंस को ख़राब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव के तरीके हैं, बट यहाँ पे बोला है कौन सा केमिकल, ठीक है ना, यहाँ पे केमिकल की बातें हो रही हैं, ठीक है। बोला है कौन सा केमिकल कॉमनली मिलाया जाता है फूड्स में ताकि उनको प्रिजर्व किया सके, प्रिजर्व मतलब बचाया जा सके, प्रिजर्वेटिव के तौर पे उनको रखा जाए ताकि वो ख़राब ना हो। बोला सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सल्फेट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। देखिए बोला है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सल्फेट, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सोडियम बेंजोएट एक बहुत बड़ी लेवल पे, जो आपका सोडियम बेंजोएट है, इसको बहुत बड़े लेवल पे प्रिजर्वेटिव के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए प्रिजर्वेटिव के लिए यूज कौन किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। हालांकि बहुत ज़्यादा मेथड है, एक दो मेथड नहीं है, बहुत ज़्यादा मेथड है प्रिजर्वेटिव को प्रिजर्व मतलब किसी भी पार्टिकल को प्रिजर्व करने के लिए, चाहे वो आपका नमक में मिला कर रखना हुआ, चाहे वो आपका धूप में रखना हुआ, फ्रिज में रखना हुआ है, ठीक है ना। देयर आर अ लॉट ऑफ वे टू प्रिजर्व फूड पार्टिकल्स। बट केमिकल में अगर बात करें कौन सा केमिकल हम मिलाते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का नाम सबसे पहले आता है। सोडियम बेंजोएट अगर आप देखेंगे अचार वगैरह के स्लिप पर आप घुमा करके देखेंगे तो उसमें लिखा होता है मिक्स्ड सोडियम बेंजोएट एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी प्रिजर्वेटिव खाद्य पदार्थ को मतलब कि बचाने के लिए कि खराब ना हो जाए बहुत जल्दी, इसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोला है व्हाट डज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियोस में फ्रिक्शन के बारे में बताया है। देखिए गाइस, जब भी हम जिधर भी मूव करते हैं, मान लीजिए हम गाड़ी चला के इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन एक ऐसा नेचुरल फोर्स है जो हमेशा हमारे अगेंस्ट में लगेगा। इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, और इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। याद रखिएगा, एक नेचुरल फोर्स है जो कि हमेशा अपोजिट में लगता है जिधर हम मूव कर रहा हूँ। ऊपर जाएंगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, नीचे जाएंगे तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है ना, यानी कि एक नेचुरल फोर्स है। अब इससे एग्जांपल, जरा मैं इसकी एग्जांपल की बात कर लूँ। मान लीजिए आप अगर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, खूब तेज पेंडल मारे और एक बार पेंडल रोक दिए, ठीक है, आप देखेंगे धीरे 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 जाके एक प्लेस पे क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उस पर हमेशा कॉन्टिन्यूसली क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो उसको अंतिम में क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब बोल रहा है कि कौन सी चीज़ मतलब प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फ्रिक्शन, हीट, लाइट, एनर्जी या फिर ओनली ए एंड बी, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं। बोला है कि क्या प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपको बताऊं, ज़रा आप समझिएगा एक चीज़, आप अपना हाथ ज़मीन पर रखिए और रगड़िए, मतलब हाथ मतलब यार जल वगैरह जाएगा, ठीक है ना, ऐसा करना मत। बट फॉर एग्जांपल आप अपना हाथ ज़मीन पर रखिए और रगड़िए एक बार खूब जोर से और थोड़ा 5-10 मीटर तक, आप देखेंगे हाथ बिल्कुल गर्म हो गया, ठीक है ना। हाथ गर्म होता है, क्यों गर्म होता है? क्योंकि आपने हाथ इधर रगड़ा तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ, पहली चीज़। लेकिन उसके आगे भी अभी देखिए, बस इतना ही नहीं गाइस, अब देखिए अभी आप जब मशीन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, जब एक बड़े लेवल पे जब मशीन वगैरह जब चलती हैं तो उनके अंदर कई बार लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब दो मशीन आपस में लड़ती हैं खूब तेज से तो उसमें लाइट प्रोड्यूस होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आपने देखा होगा पत्थर को स्पार्कल करते तो उसमें से लाइट प्रोड्यूस होता है। वाई लाइट प्रोड्यूस क्यों होता है भाई? लाइट प्रोड्यूस होता है क्यों? उसका मेन रीज़न है फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन के दौरान हीट भी रिलीज होती है और कई बार लाइट भी रिलीज होती है। आप हाथ रगड़ेंगे तो उसमें लाइट रिलीज नहीं होगी, ठीक है ना, वहाँ लाइट रिलीज नहीं होगी। बट एक बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे जब आप सोचेंगे तो वहाँ लाइट रिलीज होती है।
अच्छा आप देखे होंगे, मतलब अगर आप हॉलीवुड फिल्म वगैरह देखते हो, गाड़ी चलाते आता है, ठीक है, एक ही बार गाड़ी मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी गिर जाती है, ठीक है, और गाड़ी सरकते सरकते दूर जाती है, और जब गाड़ी ज़मीन पर सरकती है खूब तेज चिंगारी फेंकता है, देखते हैं चिंगारी क्यों फेंकता है, वो लाइट रहता है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन के कारण फेंकता है, तो हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। अब जरा समझिएगा, देखिए एनर्जी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हमेशा एनर्जी होगा, ठीक है ना। एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है। अभी आप थोड़े एक बड़े लेवल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा एनर्जी के बारे में। अभी आप सोचते होंगे एनर्जी है क्या। देखिए जनरली जानिए ना कि जब हम काम करते हैं ना तो एक एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप नॉर्मली बैठे हैं, एक थप्पड़ कोई आके मार दिया, ठीक है, तो क्या किया, वो कुछ नहीं किया, वो आपको एनर्जी दे दिया है। अपना हाथ लिया, मार दिया एक झापड़, वो क्या किया, वो एक वर्क किया है, वो अपने हाथ से एक झापड़ आपके मुँह पर मार दिया, वो अपना एनर्जी आपको दिया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एनर्जी। तो आप जान जाइएगा फ्रिक्शन जब भी मतलब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सब एक एनर्जी के फॉर्म है। इसीलिए यहाँ पर हम एनर्जी को सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको बहुत अच्छे से एनर्जी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप अभी थोड़े ब्रॉड लेवल पर आएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट नॉर्मली आप इतना जानिए इस टाइम पे कि जो काम कर रहे हैं ना, जब काम करेंगे, जब भी कोई वर्क करेंगे, ठीक है, अभी आपको वर्क लग रहा है, अभी आप थोड़ा और बड़े लेवल पे आएंगे तो आपको पता चलेगा जब डिस्प्लेसमेंट होता है तभी वर्क होता है, ठीक है। तो सब तो अभी नहीं, बट अभी आप थोड़े बड़े लेवल पे आइए तब आपको पता चल जाएगा। देखिए तो मैं बोल रहा हूँ जब भी कोई काम करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आप मारेंगे, आपने काम किया, आपने हाथ भाजा, उस भाई को एनर्जी मिल गया तुरंत, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, एनर्जी। जब भी फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस होता है तो एनर्जी का होती है, रिलीज होती है। हाँ, अगर इन द केस कि ये एनर्जी का ऑप्शन नहीं होता देन वी विल गो फॉर ओनली ए एंड बी, ठीक है, तब हमारा ओनली ए एंड बी विल द राइट आंसर होता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज अब हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देखिएगा, बोला है नेम द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ताजिकिस्तान। अब ताजिकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताजिकिस्तान इज़ अ कंट्री, एक कंट्री है ताजिकिस्तान, ठीक है ना। अब देखिए बोला है वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। आपको पता होना चाहिए कि हर जगह का कुछ ना कुछ नेशनल स्पोर्ट्स होता है। यहीं से एक और क्वेश्चन, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा, हॉकी है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ताजिकिस्तान का पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ताजिकिस्तान इज रेसलिंग, ठीक है ना। ताजिकिस्तान की जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है, रेसलिंग है, ठीक है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। ये कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये वाला शायद 2017 या फिर 2016 में आया था सैनिक स्कूल क्लास 6 के पेपर में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा बिकॉज कि मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा। अब जरा सा एक चीज़ सोचिएगा, आपने कभी नहीं सोचा क्या कि इंडिया में यार क्रिकेट को मतलब नेशनल स्पोर्ट्स कह देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे क्रिकेट लोग देखते हैं बट हॉकी नहीं देखते हैं। हाँ, दैट इज़ रियलिटी कि मतलब होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिकेट को नेशनल स्पोर्ट देना चाहिए। नहीं, हम लोग को हॉकी को नेशनल स्पोर्ट ही रखना चाहिए, बट गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि क्यों क्रिकेट को इतनी मान्यता दी जाती है, क्यों लोग क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं। द मेन रीज़न इज़ दैट कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क तक क्रिकेट पहुँच चुका है, फील्ड फील्ड तक क्रिकेट पहुँच चुका है, बट हॉकी को खेलने वाले बहुत कम है। आप अभी बड़े लेवल पर निकलेंगे, बड़ी बड़ी सिटीज़ वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे थोड़ा बहुत लोग हॉकी खेलते हैं। हाँ, गांव के बच्चे वो गुप्पी वाला हॉकी खेलते हैं, वो गुप्पी छिका के वाला, लेकिन वो हॉकी नहीं है, दैट इज अंट हॉकी, ठीक है, वो हॉकी नहीं है। बट रियल हॉकी एक अलग चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए भाई। अब हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है तो हमको उसको मान्यता देनी चाहिए। लोगों को, जब तक लोग इस नेशनल स्पोर्ट्स को पसंद नहीं करेंगे हमारे वहाँ, तब तक कैसे पता चलेगा भाई नेशनल स्पोर्ट्स है। हमारे वहाँ हॉकी देखने वाले बहुत कम है, क्रिकेट देखने वालों की संख्या करोड़ों में पड़ी है। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है? अगर आपको लगता है गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिएगा, इसका रियल आंसर क्या होगा, रेसलिंग। ताजिकिस्तान में क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स है तो रेसलिंग, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज दैट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, बट लास्ट क्वेश्चन के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना गाइज, क्योंकि ऐसी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय CSS से रिलेटेड हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे कोई भी वीडियो छूट न जाए, आपकी प्रैक्टिस बनती रहे, आप सैनिक स्कूल निकालने यही कामना करते हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए, आप सभी वीडियोज़ को देखें, आप ऐसे क्वेश्चन जानें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में लड़ जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको 15 क्वेश्चन बताता हूँ तो 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता हूँ, उसमें से देखता हूँ कुछ लगता है
क्वेश्चन तो मैं उसको एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, ठीक है ना। तो गाइस इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल सिटी कौन सी है, ठीक है ना। जैसे अब कैपिटल सिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। जैसे अपने इंडिया की कैपिटल क्या है, जनरल सी बात है भाई, पता होनी चाहिए आप सभी को, न्यू दिल्ली है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी थी, तो आपको पता होना चाहिए 1911 में इसका प्रस्ताव रखा गया था कि न्यू दिल्ली को रखा जाए, मतलब कैपिटल। तब तक कैपिटल कौन था, तब तक कैपिटल था कोलकाता, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए तब तक कैपिटल था हमारा कोलकाता, जिसको आप उस टाइम कलकत्ता के नाम से जानते थे, अब कलकत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। 1911 में प्रस्ताव रखा गया था और 1912 में ये चेंज होकर के अपना हो गया था, ठीक है ना। तो 1912 में ये चेंज हो गया था, अपना कोलकाता से अपना क्या हो गया, न्यू दिल्ली हो गया था, ठीक है ना। उस टाइम अंग्रेजों का हमारे देश पर राज था, ठीक है। तो बोला है फ्रांस का जो है वो कैपिटल सिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस का कैपिटल सिटी। आपको इन चारों में सबसे फेमस नाम कौन सा लग रहा है, कभी ना कभी सुना होगा, हो सकता है ना सुना हो, बट बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने सुना होगा। कैलाइस, मैंने एक बार पढ़ देता हूँ नाम को, कैलाइस, पेरिस, एनेसी, रुएन। आपको याद होगा, आप कहीं ना कहीं फिल्म में या फिर कहीं ना कहीं पेरिस का नाम जरूर सुने होंगे। पेरिस बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है, इसलिए पेरिस का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, फिल्मों में भी पेरिस को दिखाया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैपिटल फ्रांस की क्या है, पेरिस है, ठीक है ना। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन इतने ही थे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कोई वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के कमेंट पे वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।